अबू बकर जो थे उन्होंने इनिशिएट किया था कि अभी क्लास फारग है तो आप पढ़ा दें, अबू बकर खुद अभी नहीं आए। सर वो असल में उसके घर का काम हो रहा है तो इस वजह से। अच्छा, वो इनिशिएट तो उसी ने किया था कि सर आप क्लास शुरू कर रहे हैं। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चे हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास नॉर्मल इंसिडेंस हो कि के जो है वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस हो जो बिटवीन टू मीडिया है, तो उस सूरत में हमारे पास जो है जो इंसिडेंट वेव है, ट्रांसमिटेड वेव है और रिफ्लेक्टेड वेव है, उनका आपस में क्या रिलेशनशिप होगा, और उसकी बुनियाद पे हमने कैलकुलेट किए थे ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड दो चीज़ें इंपॉर्टेंट। आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो परपेंडिकुलरली नहीं आए, किसी और एंगल के ऊपर है, जो ऑब्लिक इंसिडेंस से हम कहते हैं कि वो नॉर्मल टू द सरफेस के साथ कोई एंगल बनाए, तो वो ऑब्लिक इंसिडेंस कहलाती है। तो उस सूरत में हमारे पास जो है ना वो जो ट्रांसमिटेड वेव है या जो रिफ्लेक्टेड वेव है उसका इंसिडेंट वेव के साथ क्या रिलेशनशिप होगा। यहाँ दो चीज़ें आप जहन में रखिएगा कि हमारे पास दो किस्म के कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। ये देखिए आपके पास ये अगली पावर पॉइंट में जो फिगर है ये वाली, बच्चे ये फिगर इसको गौर से देखिएगा। ये देखें दो मीडियम है, लेफ्ट हैंड साइड पे मीडियम है और एक राइट हैंड साइड पे मीडियम है। जो लेफ्ट हैंड साइड पे मीडियम है और राइट हैंड साइड पे इनके दरमियान ये इंटरफेस है इनका, और एक प्लेन होगा और उसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो है ना जेड एक्सिस है, नेगेटिव जेड एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू दिस, वजह भी आपके पास ये जो इनका जो सरफेस बनेगी ना इंटरफेस की सरफेस, उसके ऊपर ये नॉर्मल ये है। अब आप एक हम प्लेन ऑफ इंसिडेंस डिफाइन करते हैं। प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या होता है कि आपके पास देखें ये वाली वेव जो आती है, ये इनकमिंग वेव है, ये और ये नॉर्मल जिस प्लेन के अंदर होते हैं दैट इज कॉल्ड द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। तो ये वाला जो प्लेन है जो इस मेरी स्क्रीन का प्लेन है या आपकी स्क्रीन का प्लेन है, दिस विल बी द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। इस प्लेन के परपेंडिकुलर क्या होगा, आपके पास वाई एक्सिस विल बी परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, और ये उस प्लेन से डिफरेंट है जो इंटरफेस का प्लेन है। ये बात समझ रहे हैं ना आप लोग? अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो बाकी डिस्कशन मेरे लिए बड़ी आसान हो जाएगी। तो एवरीबॉडी इज विद मी। सर वाई किस तरह परपेंडिकुलर है प्लेन के? ये देखें ये वाई एक्सिस आउट ऑफ द प्लेन है ना आपके पास, ये वाई ठीक। एक्सिस ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर होगा ना ये, यस ठीक है। तो ये दो यस प्लेन है, इसलिए बाद का स्टूडेंट ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं शुरू में ही ये बता देता हूँ कि आपने किस तरह चीज को देखना है। अब बच्चों देखो कि जब वेव इस डायरेक्शन में जा रही है जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तो इसमें ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिसको हम प्लेन ऑफ इंसिडेंस हमने डिफाइन किया है। एग्रीड? मुझे जवाब दें। यस यस अब एक कॉन्फ़िगरेशन और भी हो सकती है कि वेव इसी तरफ जाए, लेकिन देखें अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह हो, ये देखें जो कर्सर चल रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड जो है आउट ऑफ द प्लेन हो, तो सूरत में क्या होगा आपके पास, वो फिर भी वेव इसी तरफ जाएगी। ये दो कॉन्फ़िगरेशन, पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन का फर्क समझ आ रहा है आपको? यस सर ठीक है। अब ये जो कॉन्फ़िगरेशन दिखाई गई है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इसे हम ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक। और जो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन मैं कह रहा हूं इसको, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह प्लेन के अंदर होगा और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना ये बाहर की तरफ होगा, उसे हम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। तो ये यहाँ पे मैंने इनको लिख दिया है, एक दफा मैंने आपको समझा भी दिया कि व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in plane wave form obliquely incident on the boundary, it can be decomposed into two parts: perpendicular polarization or transverse electric polarization. The E field is perpendicular or transverse the plane of incidence. मैंने plane of incidence define कर दिया है. Parallel polarization or transverse magnetic polarization. The electric field is parallel to the plane of incidence, but H field is transverse. तो मैंने दोनों configurations बता दी हैं. So we need to decompose it into TE and TM components separately, and once the reflected and the transmitted fields for each polarization determined, it can be recombined for the final answer. अब देखें ये हमारे पास ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वाला केस है आपके पास। ये देखें के की डायरेक्शन बच्चों ये है, के की डायरेक्शन जिसको हम यहाँ पे मैं बीटा कहेंगे इस केस में, हम जो अटेन्युएशन भी साथ कंसीडर कर रहे होते हैं। तो अगर के वेक्टर को ले तो उसको अगर आप डीकंपोज करें तो आपके पास दो उसके कंपोनेंट्स बनेंगे, वन विल बी पैरेलल टू जेड एक्सिस एंड वन विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस। समझ रहे हैं ना इस बात को, एक इस तरह और एक ये।
इस तरह जो रिफ्लेक्टेड होगा उसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे, जो ट्रांसमिटेड होगा उसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे। तो आपके पास ये जो जब हम वेव की बात करते हैं ना, यहाँ पे जो मैंने वेव्स पीछे दिखाई है आपको, इसमें आपके पास जो थी वो किसी एक एक्सेस के अलोंग थी, बीटा वाज अलोंग सम पर्टिकुलर एक्सेस। जैसे आपके पास ये ना बीटा 1 जी है आपके पास, या इसको अगर हम फेजर नोटेशन में लिखें, यहाँ नहीं लिखा हुआ, तो आपके पास यहाँ पे हिस्सा है ये। तो इसमें आपके पास अब आपके पास ये सिर्फ जेड नहीं आएगा आपके पास, क्योंकि आपके पास बीटा के दो कंपोनेंट्स हैं, तो लिहाजा आपके पास एक्स भी आएगा और जी भी आएगा। अब इसके लिए अगर मैं लिखता हूँ, जैसे यहाँ देखिएगा कि जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन है, द फील्ड्स आर समराइज्ड एज फॉलोज। ये दो फील्ड्स हैं फॉर द इंसिडेंट वेव, ये दो फील्ड्स हैं फॉर द रिफ्लेक्टेड वेव, और ये दो फील्ड्स हैं फॉर द ट्रांसमिटेड वेव। यहाँ पे ESI is equal to E naught I e power minus j beta 1 x sin theta I plus z cos theta I। ये क्यों लिखा है हमने इसको sin theta I और cos theta I हमने क्यों लिखे हैं, तो आप सोचिएगा और मुझे जवाब दीजिएगा। मैं फोन जो है ना इसको करवा दूंगा। आपके पास ये देखिएगा, वापस फिगर पे चले जाएं तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पे, एक x के लॉन्ग, ये वाला x के पैरेलल, एक z के लॉन्ग। तो आपके पास लिहाजा आपके पास एक्चुअली यहाँ पे होता है आपके पास ये जो टॉप है ना, इसमें होता है k डॉट r, r पोजिशन वेक्टर होता है और k जो है ना वो वेव वेक्टर होता है। यहाँ पे k के बजाय बीटा है, हमने लिखा हुआ बीटा 1 डॉट r होगा। और इस प्लेन के अंदर जो एक्स जी प्लेन है, इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे आपके पास, पोजीशन वेक्टर के आर के एक्स कंपोनेंट और जी कंपोनेंट, इसलिए आपके पास ये दो पार्ट आपके पास आएंगे। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना हमने दिखाया हुआ है यहाँ पे कि आपके पास वेक्टर फील्ड जो है ना वो वाई के अलोंग है, ये नजर भी आ रहा है आपको। और मैग्नेटिक फील्ड जो है ना वो आपका जो है ना वो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो उसके दो कंपोनेंट्स होंगे आपके पास, ये देखें क्योंकि एक्स जी प्लेन के अंदर है जेड, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक्स के अलोंग होगा और एक जी के अलोंग होगा। इसको आप डिकम्पोज कर सकते हैं। सो H sub Si is equal to E naught I over eta 1 e power minus j beta 1 into x sin theta I plus z cos theta I। और ये दो कंपोनेंट्स हैं आपके पास उसके, एक x के लॉन्ग है और एक आपके पास z के लॉन्ग है। सिमिलरली आपके पास जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो भी आपके पास एक्स जी प्लेन में है, लेकिन यहाँ पे आपके पास जो है ना वो चूंकि डायरेक्शन अब चेंज हो गई है। आप देखिएगा यहाँ पे आपका जो कंपोनेंट बनाएंगे ना इसके, अगर ये वेक्टर की डायरेक्शन हो तो जेड ये पॉजिटिव इसके अलोंग है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे लेंगे तो आपके पास ये माइनस जी के अलोंग होगा, तो इसलिए अकॉर्डिंगली हमने वो साइन जो है ना यहाँ पे एलोकेट कर दी है इसको। यहाँ पे आपके पास यहाँ पे माइनस जी कॉस थीटा आर आपके पास आ गया। इसी तरह इसके भी दो कंपोनेंट्स हैं, एक एक्स के लॉन्ग एक जी के लॉन्ग। जो रिफ्लेक्टेड वेव है इलेक्ट्रिक फील्ड है ट्रांसमिटेड वेव का, और ये मैग्नेटिक फील्ड है ट्रांसमिटेड वेव का। तो ये आपने ये सारी जो है इनको आपने अच्छी तरह से देखना है। अब अगर आपको याद हो मेरी कल वाली क्लास, तो हमने वहां पे जो एम्पलीट्यूड था इंसिडेंट वेव का, रिफ्लेक्टेड वेव का और ट्रांसमिटेड वेव का, उनका आपस में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किया था, जो यहाँ पे भी एस्टेब्लिश करेंगे। कैसे एस्टेब्लिश किया था हमने? बाउंड्री कंडीशंस लगा के। अब फिर दोबारा हम यहाँ पे भी बाउंड्री कंडीशंस ही हम जो है ना वो यूज करेंगे कि हम कैसे इन चीज़ों को आपस में रिलेट करते हैं। अब जो हमारे पास स्नेल्स लॉ है, जो स्नेल्स लॉ है हमारे पास, वो क्या है कि सॉरी कहाँ चला यहाँ, हाँ, स्नेल्स लॉ हमारे पास ये है कि थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर। इसको हम जो है ना वो हम यहाँ से साबित कर सकते हैं। आप देखें ये जो फेजेस हैं हमारे पास, जो इनिशियल फेजेस हैं, जैसे फर्ज किया ये बराबर होंगे हमारे पास जब हमारे पास z इज इक्वल टू 0। आप देखें वेव कहाँ पे आ रही है, ये वाला, यहाँ z इज इक्वल टू 0 है, ये z इज इक्वल टू 0 है। इस पे आपके पास जो फेज होगा दैट विल बी इक्वल। आप देखें तो आप z इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, x साइन थीटा आई इज इक्वल टू x साइन थीटा आर, ठीक है। और अगर x के साथ कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा आई इज इक्वल टू साइन थीटा आर आपके पास आता है,
तो लिहाजा क्या मतलब कि थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर आपके पास आएगा। एक तो आपके पास ये चीज निकल आएगी यहाँ से कि आपके पास क्योंकि फेजेस बराबर हैं, जब भी रिफ्लेक्ट होगी तो आपके पास कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा इंसिडेंट में और रिफ्लेक्टेड में और ट्रांसमिटेड में, तो वहां से आप ये चीज निकाल सकते हैं। और दूसरी चूंकि बीटा वन के बराबर है, आपस में कैंसिल हो जाएंगे। अब अगर आप इसको या इसको इसके बराबर भी करेंगे, जाहिर है वहां पे एक जगह पे z इज इक्वल टू 0 पे तीनों बराबर होने चाहिए, तो क्या आपके पास होगा बीटा वन एक्स साइन थीटा आर, या आपके पास बीटा वन एक्स साइन थीटा आई विल बी इक्वल टू बीटा टू एक्स साइन थीटा टी। और वहां भी एक्स एक्स से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास साइन थीटा आई और साइन थीटा टी का आपस में रेशियो आएगा, वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू बीटा वन ओवर बीटा टू। सो साइन थीटा टी और साइन थीटा आई इज इक्वल टू बीटा वन डिवाइडेड बाय बीटा टू। तो ये चीज क्या कहलाएगी, दिस इज कॉल्ड एक्चुअली दिस इज कॉल्ड द स्नेल्स लॉ। ये आपके पास स्नेल्स लॉ है आपके पास। तो थीटा आई इज इक्वल टू थीटा आर भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसी ये जो हमारे पास जो वेव्स की कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है, और ये हमारे पास ये जो स्नेल्स लॉ है बीटा वन इज इक्वल टू बीटा टू भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब वही आपके पास जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स हैं मैग्नेटिक फील्ड के, वो चूंकि बराबर होते हैं, उनको बराबर करें, आप उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें। यहाँ से आप जो है ना वो ये आपके पास ये चीज़ आ जाएगी कि ई नॉट आर इज इक्वल टू ईटा टू कॉस थीटा आई माइनस ईटा टू कॉस थीटा टी। ये ट्रांसमिशन एंगल है, ये इंसिडेंट एंगल है। ये इस तरह ईटा टू कॉस थीटा आई प्लस ईटा वन कॉस थीटा टी इज इक्वल टू ई नॉट आई। तो ये रिलेशनशिप होगा बिटवीन द रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द इंसिडेंट वेव। और ये जो है ना आपके पास यही है कि जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक में आपके पास ये होगा रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। और सिमिलरली आप जो है ना वो ट्रांसमिशन जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड भी आप निकाल सकते हैं। और यहाँ से आपके पास जो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है टा सब टी ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड के लिए दैट इज इक्वल टू ईटा टू कॉस थीटा आई डिवाइडेड बाय ईटा वन कॉस थीटा टी प्लस ईटा टू कॉस थीटा आई आपके पास आएगा। तो ये आपके पास ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं। और अगर आपको इसमें कोई एम्बिग्युइटी है कि कैसे मैंने निकाले हैं, तो मैं पॉज कर रहा हूँ, आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं ताकि मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकूँ। ओके अब मैंने कहा था कि हमारे पास दो कंपोनेंट्स बनते हैं उसके, एक ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक और एक ट्रांसवर्स मैग्नेटिक। तो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक के केस में आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपके पास ये होगी, और ये आपके पास जो है ना वो वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन होगी। यहाँ भी वेव प्रोपगेशन के लिए आपके पास क्योंकि वो सेम ही डायरेक्शन है, आपके पास जो कॉन्फ़िगरेशन बनेगी अब ये होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस प्लेन के अंदर है, तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे, मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट होगा जो वाई के अलाउंग। यहाँ देखें इस केस में फर्क क्या था, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एक ही कंपोनेंट था जो वाई के अलाउंग था। मैग्नेटिक फील्ड के दो कंपोनेंट थे क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन एक्स जी प्लेन के अंदर आता है। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्लेन के अंदर है तो इसके दो कंपोनेंट्स होंगे और मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट होगा तीनों केसेस में, तो यहाँ पे वो लिखे गए हैं। बाकी ये चीज़ तो उसी तरह ही है जैसे मैंने पहले की, ठीक है। और इसमें भी अगर आप जो है फेज बराबर करते हैं तो फेज बराबर करके आप जो है ना वो स्नेल्स लॉ दोबारा इस ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड के लिए भी आप निकाल सकते हैं। और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू इज कंटीन्यूअस, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड इज कंटीन्यूअस। उस बाउंड्री कंडीशन को इस्तेमाल करके हम ये रिलेशनशिप आपस में निकाल सकते हैं ई नॉट आर इज इक्वल टू ईटा टू कॉस थीटा टी माइनस ईटा वन कॉस थीटा आई डिवाइडेड बाय ईटा टू कॉस थीटा टी प्लस ईटा वन कॉस थीटा आई टाइम्स ई नॉट आई। दिस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड। सिमिलरली जो हमारे पास ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट है ऑफ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मोड, वो भी हम जो है वो निकाल सकते हैं। तो ये हमारा इतना सिंपल हमारे पास है ना वो आ जाती है। अब इसमें एक चीज आपने पढ़ी होगी किसी जमाने में, ब्रूस्टर्स एंगल। ये क्या होता है ब्रूस्टर्स एंगल? सर ये क्रिटिकल एंगल तो नहीं है? ये थोड़ा सा फर्क है कि आपके पास ये वो एंगल है कि जिसके ऊपर अगर कोई वेव जो है इंसिडेंट होती है तो वो सारी की सारी ट्रांसमिट हो जाती है अगले मीडियम के अंदर। तो क्या होगा, उसका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट किसके बराबर आ जाएगा, 1 के बराबर आ जाएगा।
तो वहां से 1 बराबर करके अगर आप इसको सॉल्व करें तो थीटा आप निकाल सकते हैं। तो वो थीटा आई इज इक्वल टू थीटा बी ए, ब्रूस्टर एंगल इसको हम कहते हैं। तो वो आप निकाल सकते हैं कि साइन ऑफ थीटा बी ए इज इक्वल टू बी नॉट स्क्वायर इनटू दिस थिंग। तो आप जो है ना इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हैं, साइन थीटा ऑफ बी ए, इनको एप्सिलॉन R1 और एप्सिलॉन R2 की आप बीटा की वैल्यूज पुट करें, बीटा की वैल्यूज पुट करें और इसको सॉल्व करें तो आपके पास ये ब्रूस्टर एंगल जो है वो आपके पास जो है डायरेक्टली कांस्टेंट्स के ऊपर जो है डिपेंड करता है। आपने अस्सलाम वालेकुम, मैं भी 2 मिनट में कॉल कर 5-7 मिनट के बाद कॉल करता हूँ। आपका कल नंबर भी है ना? हाँ मैं क्लास में हालों खा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। So when randomly एक important चीज है, when a randomly polarized wave such as light is incident on a material at the Brewster's angle, तो क्या होगा उसमें से जो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक प्रोपोर्शन है वो ट्रांसमिट हो जाएगा और ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक कंपोनेंट इज पार्शियली रिफ्लेक्टेड। तो बाकी एग्जांपल्स हैं, ये इन्हीं फार्मूलाज का इस्तेमाल है, मेरा ख्याल है आप कर लेंगे, सारी चीज़ें यहाँ पे सॉल्व की गई हैं। तो इसके साथ ही ना ये चीज़ ना ख़त्म हो गई है। इसको आपने ना बुक से पढ़ लेना ज़रा, अगर किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कल परसों तरसों जिस दिन भी चाहें मुझे आप कॉल बैक कर लेंगे। सर ये पॉइंट समझ में नहीं आया तो हम इसको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे, ठीक है बच्चों? तो मेरी तरफ से वही नहीं था। सिलेबस क्या होगा सर, मतलब फाइनल का? सिलेबस जो है टर्मिनल में जो बाय लॉ है वो तो सारा होता है सर, लेकिन हमारा काफ़ी सिलेबस हो गया है, मतलब 12 चैप्टर्स हैं। तो सर तो इसको फिर मतलब ये हम ये ना करें कि चैप्टर 1, 2 और 3 जो है उसको फिलहाल छोड़ देते हैं, ठीक है? 4, सर 5, मिड्स के 6 बाद वाले ना करें। पहले कहाँ